हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो भारतीय इतिहास। तो हमारी जो क्लास होने वाली है और क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो मध्यकालीन इतिहास चल रहा था। और मध्यकालीन इतिहास में भी हमारा पूरा जो हुआ था वो पिछली क्लास में हमने सैयद वंश को पूरा किया था। और जो आज हमारी दिल्ली सल्तनत का 5वां वंश जिसे बोलते हैं लोधी वंश। क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक आसान तरीका बताया था, जीके तो सरल लगती है, जीके तो सरल लगती है। हमारा गुलाम वंश भी कंप्लीट हो गया, खिलजी वंश भी कंप्लीट हो गया, तुगलक वंश भी कंप्लीट हो गया, सैयद वंश भी कंप्लीट हो गया और आज चलेगा लोधी वंश। कौन सा वंश? लोधी वंश। चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। अगर किसी स्टूडेंट ने इन 4 वंशों की वीडियो को ना देखा हो तो वीडियो को पहले इन्हें देखें, उसके बाद इसे देखें, ताकि फिर शुरू से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक होगा लोधी वंश। कौन सा वंश? लोधी वंश। लोधी वंश कब से कब तक चला था? तो 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश चलता है। 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश चलता है। और इस लोधी वंश में 3 शासक राज करते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं लोधी वंश का संस्थापक, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। इस बहलोल लोधी का जो शासन चलता है वो चलता है 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक। कब से? 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक। कौन चलाता है इस शासन को? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने अपने शासन काल में बहलोल सिक्के भी चलवाए थे। कौन से सिक्के? बहलोल सिक्के चलवाए थे। बात क्लियर? दूसरा, इसके बाद अगला शासक बनता है जो इसका बेटा होता है सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी लोधी वंश का सबसे महान शासक होता है। कौन से वंश का? लोधी वंश का सबसे महान शासक होता है सिकंदर लोधी। तो बहलोल लोधी ने जौनपुर एक शहर था, जौनपुर पर आक्रमण करके इसे लोधी वंश में मिलाया था। जौनपुर पर आक्रमण करके इसे लोधी वंश में मिलाया था। कौन से वंश में? लोधी वंश में मिलाया था। तो लोधी वंश से तो सिर्फ यहीं तक क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इनका शासन कब तक चलता है? 1451 से 1489 ईस्वी तक। लेकिन इनका जो उत्तराधिकारी होता है वो इनका बेटा, जिनका नाम होता है सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी एक महान शासक होता है। तो ठीक है, समझ में आ रहा होगा मुझे। अगला शासक होता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का जो शासन चलता है वो 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक शासन चलता है।
सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी किसके पुत्र थे? तो बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का पुत्र, बहलोल लोदी का पुत्र या उसका उत्तराधिकारी कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। और यही सिकंदर जो महान सिकंदर कहलाया, यही सिकंदर है जो महान सिकंदर कहलाया और लोदी वंश का सबसे महान शासक रहा। सबसे महान शासक कौन रहा? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। जब सिकंदर लोदी का शासन चल रहा था तो इसी के शासन काल में जो भारत देश में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली था जिसका नाम था वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा ने भारत में कब प्रवेश किया? तो भारत में कब प्रवेश किया था? तो आज इसकी भी हम कहानी बताते हैं आपको। तो 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। 17 मई 1498 ईस्वी को केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कौन पहुंचा? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। ये वास्को डी गामा किस देश का शासक, किस देश का निवासी था? तो पुर्तगाल का था। कहां से था? पुर्तगाल से। तो पुर्तगाल से आने वाला शासक कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आया? 17 मई 1498 ईस्वी में। ये भारत में कहां का रुका? केरल के कालीकट बंदरगाह पर। इस केरल के कालीकट बंदरगाह पर एक राजा था जिसका नाम था जुमोरिन। कौन था? जुमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि भारत में सबसे पहली बार वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया? तो केरल के राजा जुमोरिन ने स्वागत किया था। लेकिन अगर हम बात करें कि वास्को डी गामा ने भारत में कुल कितनी बार आया था, तो भारत में वास्को डी गामा 3 बार आया था। अब 3 बार कब कब आया था? पहली बार आया था 1498 ईस्वी में और दूसरी बार आया था 1502 ईस्वी में। कब? 1502 ईस्वी में। और तीसरी बार आया था 1524 ईस्वी में। लेकिन 1524 ईस्वी में ही इसकी भारत में मृत्यु हो जाती है। तो वास्को डी गामा ने भारत में कितनी बार आया? 3 बार। 1498, 1502, 1524 ईस्वी में। और 1524 ईस्वी में ही वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती है। इससे आगे अगर बात करें वास्को डी गामा जो आया था ये भारत से क्या लेकर गया था? तो भारत से इसने मशाले लेकर गया था। और मशाले अगर बात करते हैं, मशाले में भी जितने भी मशाले ले गया था और इसका जितना भी खर्चा आया था आने और जाने में, तो आने और जाने का खर्चा और अपना जितना भी संपत्ति से माल खरीदे थे, यानी जितने रकम से इसने मसाला खरीदा था, तो उसको भी सबको काट पीट कर इसने 60 गुना मुनाफा कमाया था। कितना? तो वास्को डी गामा भारत से क्या लेकर गया था? मसाले लेकर गया था। और अपने पुर्तगाल में जब बेचे थे तो उसने कितने मुनाफे से बेचे थे? 60 गुना मुनाफे से बेचे थे। पुर्तगाली ने
यानी वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाली व्यक्ति था, तो जो मशाले ले गया था कितने गुने से? 60 गुने। अगर मैं बात करूं कि 60 गुना अगर कोई व्यक्ति कोई वस्तु को लेकर यानी खरीद कर और बेचने लग जाए तो इतना ज्यादा मुनाफा, तो बहुत ही खुशी की बात होगी। लेकिन जब इस पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डी गामा ने वहां जाकर इतना ज्यादा मुनाफा कमाया तो वहां से अन्य लोग भी आए और वे भी यहाँ से अपना व्यापार करने के लिए शुरू हो गए। तो सबसे पहले जो व्यापार में अगर भारत में आने वाला व्यक्ति बना था तो पुर्तगाली था। बात क्लियर? इससे आगे अगर हम बात करें कि सिकंदर लोदी का जो शासन चल रहा था, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। और इस आगरा शहर का नाम आगरा से पहले यह किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? तो सिकंदराबाद नाम से जाना जाता था आगरा। लेकिन आगरा शहर की जो स्थापना की वो 1504 में सिकंदर लोदी ने की। और सिकंदर लोदी ने इस आगरा शहर को ही 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी घोषित कर देता है। बात क्लियर? सिकंदर लोदी आपको सभी को चमक रहा है? चमक रहा तो सही होगा। सिकंदर लोदी खुद एक कवि था, यानी तो सिकंदर लोदी एक कवि था। और सिकंदर लोदी जो था वो गुरमुखी लिपि में कविताएं लिखता था। कौन सी लिपि में? गुरमुखी लिपि में ये कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में भूमि को नापने के लिए एक पैमाने का भी इस्तेमाल किया था। तो उस पैमाने का नाम क्या रखा था? पैमाना जिसे जाना जाता था सिकंदरी गज। क्या नाम था? सिकंदरी गज। सिकंदरी गज। अगर मैं बात करूं एक सिकंदरी गज में कितने इंच हुआ करते थे? तो एक सिकंदरी गज में 30 इंच हुआ करते थे। कितने? 30 इंच हुआ करते थे। सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत भी कराई थी। सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत भी कराई थी। बात क्लियर? और सिकंदर लोदी के बाद इसका पुत्र जिसका नाम होता है इब्राहिम लोदी इसका उत्तराधिकारी बनता है। इसका उत्तराधिकारी कौन होता है? इब्राहिम लोदी। कौन होता है इसका उत्तराधिकारी? बात क्लियर? अब हम बात करें इब्राहिम लोदी की। तो इब्राहिम लोदी का शासन चला था 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक। इब्राहिम लोदी इसने अपना शासन चलाया था 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। एक इंटरेस्ट कहानी बनती है, इस पर ध्यान देना।
अगर मैं बात करूं 1526 से 1517 ईस्वी से लेकर 1526 तक किसका शासन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी पर 1517 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसे जाना जाता है खतौली का युद्ध। कौन सा युद्ध? 1517 ईस्वी में एक युद्ध होता है खतौली का युद्ध। और ये खतौली का युद्ध किस किस के बीच होता है? जो बीच होता है मेवाड़ के राजा राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध होता है। बात क्लियर? और 1521 में इसके शासनकाल में सिंध पर 3 आक्रमण हुए। सिंध और कश्मीर पर 3 अटैक हुए थे और इब्राहिम लोदी पर ही आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला जो अगर बात करें बाबर ने कब आक्रमण किया था, तो बाबर ने जो आक्रमण किया था वो इसी के शासन काल में किया था 1519 ईस्वी में। कब? 1519 ईस्वी में। तो 1519 ईस्वी में बाबर ने आक्रमण किया। और किस पर बाबर ने जो आक्रमण किया था? तो भारत पर उस टाइम शासन किसका चल रहा था? इब्राहिम लोदी का। और इब्राहिम लोदी का जो शासन चल रहा था, तो इस 1519 ईस्वी में बाबर का पहला आक्रमण, बाबर का पहला आक्रमण, जल्दी नोट करिए, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी नोट करिए, फिर इससे आगे चलते हैं। चलें। कर लिया होगा सभी ने? तो ये 1519 ईस्वी में जो आक्रमण किया था बाबर ने, वो बागड़ किले पर आक्रमण किया था, ठीक है। और 1520 से लेकर 1521 ईस्वी तक 3 बार और आक्रमण किया था, 3 बार आक्रमण किया था। और ये आक्रमण कहां किया था? सिंध और कश्मीर, सिंध और कश्मीर। इसके बाद बाबर ने ही फिर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। और इब्राहिम लोदी पर जो आक्रमण किया था वो कब किया था? जो हम जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसे हम पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। वो आक्रमण किस पे किया था? इब्राहिम लोदी पर। किसने किया था? बाबर ने किया था। लेकिन अगर हम बात करें, इब्राहिम लोदी एक ऐसा दिल्ली सल्तनत का राजा हुआ, एक ऐसा शासक हुआ जो युद्ध के मैदान में मारा गया हो, युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ते समय मारा गया हो। तो एक दिल्ली सल्तनत का ऐसा राजा कौन था? इब्राहिम लोदी। लेकिन एक मैं आपको इंटरेस्ट कहानी के तौर पर आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। इंटरेस्ट कहानी, बहुत सुनने में मजा आएगा और जिससे कि आपको इब्राहिम लोदी भी याद हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, वो बहुत इंटरेस्टेड है। इब्राहिम लोदी का एक चाचा था जिसका नाम था दौलत खान लोदी। क्या नाम था? दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी पंजाब का सूबेदार था। कहां का? पंजाब का सूबेदार था। पंजाब का सूबेदार था। इस दौलत खान लोदी ने ये सोचा कि मैं बाबर को एक
निमंत्रण पत्र भेजूं और उसे बुलाकर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करा दूं। और इब्राहिम लोदी पर जैसे आक्रमण करेगा और आक्रमण करके ये दिल्ली सल्तनत पर जितनी भी संपत्ति है ये लूटकर ले जाएगा। लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। बाबर को निमंत्रण पत्र किसने भेजा था? दौलत खान लोदी ने। और दौलत खान लोदी ये सोच रहा था कि ये आकर दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करे। और दिल्ली सल्तनत का राजा कौन है? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा और वहां की संपत्ति को लूटकर ले जाएगा। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का राजा कौन बनेगा? दौलत खान लोदी। अपने आप के बारे में सोच रहा था, लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। जब बाबर आया और इब्राहिम लोदी पर आकर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को आक्रमण किया। और ये आक्रमण जो होता है वो हरियाणा के पानीपत में होता है। कहाँ होता है? पानीपत के मैदान में होता है। इसलिए इसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? पानीपत का प्रथम युद्ध। और यही कहा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। लेकिन बाबर इब्राहिम लोदी को उसी युद्ध में मार देता है। और दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा राजा जो युद्ध के मैदान में मारा गया हो, कौन था? इब्राहिम लोदी। और यही एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और ये दिल्ली पुलिस में आया भी था क्वेश्चन कि एक ऐसा सुल्तान कौन था जो युद्ध के मैदान में मारा गया हो, तो कौन था? इब्राहिम लोदी। अगर बात करें इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है, तो इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा के पानीपत में ही इसका मकबरा है। बात क्लियर? हरियाणा के पानीपत में ही इसका मकबरा है। और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 वंश चले थे। 5 वंश आज कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं मुगल वंश। कौन सा? मुगल वंश। और मुगल वंश अगर बात करें, मुगल वंश से क्वेश्चन आता ही है, तो इसलिए हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को देखें जरूर, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा। और ये जो लोदी वंश कराया है, यहाँ से अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आता है तो लोदी वंश से क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना होती है। तो मेरे भाई और बहनों, ध्यान से पढ़िए। अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके बताइए। और वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो कमेंट में हमें जवाब दीजिए कि वीडियो कैसी लगी। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।